दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है कोमागाटा मारू घटना। तो ये घटना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस घटना के बारे में। तो कोमागाटा मारू जो घटना है 1914 में घटित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसने क्या हमारी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था और वैश्विक आप्रवासन नीति थी, उन पर गहरा प्रभाव डाला। आप्रवासन नीतियाँ ये होती है कि जब नागरिक एक देश छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ये हमारी आप्रवासन नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? आप्रवासन नीति कहलाती है। तो जो वैश्विक आप्रवासन नीति है उस पर गहरा प्रभाव डालता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे कोमागाटा मारू घटना थी उससे संबंधित एक डाक टिकट भी जारी किया गया ₹2.5 का। कहाँ पे? कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर जारी किया गया था ये। और ये इसके 100 साल पूरे होने पर जारी किया गया था, क्योंकि 1914 की घटना थी और 2014 में इसको 100 साल पूरे हो गए, इसलिए इसको जारी किया गया। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कनाडा में क्या है, एशियाई आप्रवासियों के प्रवेश को सीमित करने के लिए कि कनाडा में जो दूसरे देश हैं, खासकर एशिया, तो एशिया के जो आप्रवासी थे, मतलब वहाँ से छोड़ छोड़ के कनाडा में रहने के लिए, काम करने के लिए जो आ रहे थे, उन लोगों के प्रवेश को सीमित करने के लिए कि वो कम से कम आए, कठोर नीति यहाँ पर जानी शुरू कर दी। उनमें से एक नीति थी सबसे खतरनाक, निरंतर यात्रा कानून। क्या कानून का नाम क्या था? निरंतर यात्रा कानून, मतलब कंटिन्यूअस ट्रेवल एक्ट, जिसके अनुसार क्या था, आप्रवासियों को अपने जन्म स्थान से बिना रुके कनाडा आना जरूरी था। क्या? जहाँ से भी वह संबंधित थे वहाँ से वह सीधे कनाडा आएंगे, वो बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो इस निरंतर यात्रा कानून से ये चीज़ खास थी। यह नियम विशेष रूप से भारतीय आप्रवासियों को रोकने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि खास कर क्या, भारत में क्या लोग भी ज़्यादा थे और भारत के लोग कनाडा वैसे भी ज़्यादा ही जाते थे। आज भी क्या है, जो हमारा NRI बंदा चाहिए जो भी कनाडा का, तो वो था। तो तब से ये मान लीजिए, तब से ये भारतीयों को वहाँ जाने से रोका जा रहा था। क्यों? क्योंकि कनाडा से भारत तक सीधी यात्रा करना इतना संभव नहीं था, इसलिए कानून बनाया गया था ताकि भारतीयों को हतोत्साहित किया जा सके। अब शुरुआत करते हैं अपनी घटना की। घटना में क्या हुआ? सिंगापुर में रहने वाले एक भारतीय ठेकेदार थे, बाबा गुरदीत सिंह। उन्होंने क्या है, जब उनको पता चला इस नीति के बारे में, तो उन्होंने इस भेदभाव नीति का, मतलब इस तरह की जो जितनी भेदभाव नीतियाँ थी, इनका विरोध करने के लिए एक जापानी जहाज था कोमागाटा मारू, उसको किराए पे लिया और 4 अप्रैल 1914 को इस जहाज ने हांगकांग से 376 यात्रियों को लिया। कहाँ से? हांगकांग से 376 यात्रियों को लिया और वैंकूवर कनाडा की तरफ चला गया। अब आप देख सकते हैं जो बाबा गुरदीत सिंह है, उन्होंने क्या किया, 4 अप्रैल 1914 को जहाज़ लिया। जहाज़ का नाम क्या था? कोमागाटा मारू। जहाज़ कहाँ का था? जापान का। तो वहाँ से ले लिया जहाज़ और 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर कनाडा की तरफ चल दिए। अब 376 में से मैं क्या थे, 340 तो सिख थे, 24 मुसलमान थे और 12 हिंदू थे। तो इस तरह टोटल 376 भारतीय थे, उनको लेकर कनाडा की तरफ चले गए। अब कनाडा के जो वैंकूवर नाम की जगह है वहाँ पे वो पहुँच गए। फिर क्या हुआ? तो वैंकूवर में प्रवेश निषेध की बात करें तो 23 मई 1914 को, कब? 23 मई 1914 को कोमागाटा मारू वैंकूवर पहुँच गया, लेकिन कनाडाई अधिकारियों ने जहाज़ को बंदरगाह पर ही लंगर डालने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे व्यक्ति क्या थे, भारतीय थे, लेकिन ये भारत से नहीं आए थे। क्या? ये भारत से नहीं आए थे, बल्कि हांगकांग से आए थे। और हांगकांग क्या है, उस समय चीन के पास वाला हिस्सा है। आज 1999 में हांगकांग को चीन का हिस्सा मान लिया गया है। तो हम देख सकते हैं 1899 से लेके और जो हमारे 1999 तक, 100 साल तक जो हांगकांग है वो ब्रिटेन का हिस्सा ही रहा था, लेकिन ब्रिटेन का हिस्सा था, लेकिन वो दूसरा देश था। तो इसलिए कोमागाटा मारू को जो भारत से नहीं है, इसी वजह से उसको क्या है, लंगर डालने से मना कर दिया गया। कब? 23 मई 1914 को। सिर्फ 20 यात्रियों को उतरने की अनुमति मिली उस जहाज से। कितने? 20 यात्रियों को उतरने की अनुमति मिली, बाकी को जहाज पर ही रहने के लिए
मजबूर किया गया, उनको कहा गया कि आप जहाज से नीचे नहीं उतर सकते, आपको जहाज पर ही रहना पड़ेगा। इस घटना के दौरान बंदरगाह में फंसे हुए जितने भी यात्री थे, उनकी सहायता, उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए भारत वहाँ के स्थानीय भारतीय समुदाय के नेता थे वहाँ के, उन्होंने एक समिति का गठन किया। समिति को कहते हैं शोर कमेटी या तटीय समिति। तो तटीय समिति का गठन किया। अब समिति की बात करें, तटीय समिति के गठन और उद्देश्य की बात करें तो समिति का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना और कनाडाई जो अधिकारी है उनके साथ बातचीत करके उन्हें देश में प्रवेश दिलाना था। तो जो समिति बनी थी, जो हमारी शोर समिति, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यात्रियों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना और कनाडाई जो अधिकारी है, अधिकारियों के साथ बातचीत करके उन्हें देश में प्रवेश दिलाना था। अब सदस्य की बात करते हैं। जो हमारी शोर समिति है, तटीय समिति थी, इसके सदस्य कौन कौन थे? तो तटीय समिति में मुख्य रूप से 3 सदस्य थे। एक तो हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। हुसैन रहीम की बात करें तो समिति के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने यात्रियों के अधिकारों को लिए सक्रिय रूप से आवाज उठाई। फिर दूसरे सोहनलाल पाठक, समिति के सदस्य जिन्होंने यात्रियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आते बलवंत सिंह, तो समिति के सदस्य जिन्होंने यात्रियों के समर्थन में कार्य किया। कौन कौन थे? रहीम हुसैन, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। अब बात करें, इन सदस्यों ने मिलकर यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास किया। क्या किया? जो इस सदस्य थे, इन सभी सदस्यों ने मिलकर क्या किया? यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी इनके पक्ष में आंदोलन चलाए, जिनमें क्योंकि अमेरिका उसके जस्ट पास में था कनाडा के, तो हमें ऐसा नहीं कि अमेरिका वालों ने इनसे मुंह मोड़ लिया था। तो उन्होंने भी इन भारतीयों के पक्ष में आंदोलन चलाया कि इनको कनाडा में आने दिया जाए, जिसमें प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे? रामचंद्र, भगवान सिंह सोहन और बिरकतुल्ला सिंह। तो ये हमारे वो लोग थे जो हमारे कहाँ, अमेरिका में, यूएस में रहते थे। अब गतिविधियों की बात करें तो समिति ने बहुत सारी गतिविधियां संचालित की। जो हमारी शोर समिति, तटीय समिति थी, उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां संचालित की, जैसे कानूनी सहायता। समिति ने यात्रियों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की ताकि वे कनाडा में प्रवेश के अपने अधिकार की रक्षा कर सके। धन इकट्ठा करना या धन संग्रहण, तो समिति ने स्थानीय समुदाय से धन एकत्रित किया, जिससे कानूनी खर्चों और यात्रियों की अन्य आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके। क्या था? जन जागरूकता। समिति ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किए ताकि यात्रियों के प्रति हो रहे जो अन्याय है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जा सके। तो उन्होंने कानूनी सहायता, धन संग्रहण और जन जागरूकता, इस विषय में काफी ज्यादा कार्य किया। अब इस समिति के परिणामों की बात करें तो तटीय समिति के अथक प्रयासों के बावजूद कनाडाई अधिकारियों ने यात्रियों को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी और ये गतिरोध लगभग 2 महीने तक चलता रहा कि वह 2 महीने तक तट पर ही रोके रखा उनको, जिसके बाद कनाडाई सेना ने 23 जुलाई 1914 को कोमागाटोमारू जहाज को वापस भारत भेज दिया। कि 23 जुलाई 1914 को कोमागाटोमारू जो जहाज था उसको भारत वापस भेज दिया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। गदर पार्टी जैसे जो हमारे क्रांतिकारी संगठन है उनको इसने सक्रिय किया। अब बात करें भारत वापसी और बजबज की घटना। कि भारत वापसी और बजबज की घटना की बात करें तो कोमागाटोमारू जहाज वापस जापान के योकोहामा बंदरगाह पहुंचा। कोमागाटोमारू जहाज क्या वापस जापान की योकोहामा बंदरगाह पहुंचा। तब तक क्या था, हमारा पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जहाज को सीधा कलकत्ता लेके आओ, न कि हमारे योकोहामा बंदरगाह पे। तो 27 सितंबर 1914 को कोलकाता के पास में बजबज बंदरगाह पे हमारा कोमागाटोमारू जहाज पहुंचा। यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिससे बहुत संघर्ष हुआ और 19 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भरी और गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी जो संगठन थे उनको सक्रिय किया। अब इस घटना के महत्व के बारे में देखें। जो घटना घटित हुई है इसका क्या महत्व था। तो कोमागाटोमारू घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की नस्लवादी नीतियों और भारतीयों के प्रति भेदभाव को उजागर किया। इसने भारतीय समुदाय में आक्रोश पैदा किया और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। यह घटना उन अनेक घटनाओं में से एक थी जिसने 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एशिया के प्रवासियों को कनाडा और अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। 2014 में इस घटना की 100वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने बाबा गुरदीप सिंह की स्मृति में बाबा गुरदीप सिंह की स्मृति में 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया
क्या 100 रुपये का सिक्का जारी किया, जो इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं 100 रुपये का जो सिक्का जारी हुआ था वो। तो इस तरह आज हमने एक ऐतिहासिक घटना कोमागाटामारू घटना, इसके बारे में जो भी पहलू थे सभी पहलू को ध्यान से देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि आप बिल्कुल चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।